AlCl3 की SiCl4 NH4 plus SO3 PeCl2 Question is 1, 2, 3, 4, 5. Which of these 5 is not Lewis acid? Which of these 5 is not Lewis acid? And the Lewis acid की condition, who can act as Lewis acid? A, where central atom is having incomplete octet. B, central atom has empty orbital. C, a second period element with complete octet but has double bond or triple bond with more electronegative atom. कभी भी कोई ऐसा सवाल आ जाए ना, कौन लुईस एसिड है या कौन लुईस एसिड की तरह रोल प्ले कर सकता है, जो इन 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो वो लुईस एसिड होगा। तो सबसे पहले ये चेक करो 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन लुईस एसिड की तरह रोल प्ले नहीं कर सकता, कौन लुईस एसिड की तरह रोल प्ले नहीं कर सकता। आंसर इज 3। अगर कोई हमसे ये पूछे कि AlCl3 क्यों लुईस एसिड होगा, AlCl3 कनेक्ट एज लुईस एसिड व्हाई, तो आप उसके लिए इन 3 कंडीशन में से कौन कौन सी कंडीशन देख पा रहे हैं। क्या उसके पास सेंट्रल एटम इज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट? यस। क्या एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है तो उसके पास d ऑर्बिटल्स होंगे। अच्छा, क्या अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं एल्यूमिनियम हैज empty p orbital as well, is it correct? Aluminium has empty p orbital, is it correct? कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो, एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1 और सबसे बड़ी चीज हाइब्रिडाइजेशन एल्यूमिनियम का देखो यार sp2, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वेयर इज द थर्ड p ऑर्बिटल, वेयर इज द थर्ड p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो थर्ड p ऑर्बिटल एम्प्टी है क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। सो यू कैन क्लियरली से दैट कि एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1 तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d ऑर्बिटल चलो खाली है। पर एल्यूमिनियम ने ये जो 3 बॉन्ड बनाए उसके लिए प्रमोशन की जरूरत पड़ेगी और हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो यार p ऑर्बिटल तो खाली है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए 3 ऑर्बिटल इसके पास अवेलेबल है हाइब्रिडाइजेशन में जाने के लिए जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। सो 1p ऑर्बिटल इज एम्प्टी, तो मैं कहूंगा यस इट हैज एम्प्टी p ऑर्बिटल as well as empty d orbital, so definitely it can act as Lewis acid. Now why SiCl4 can act as Lewis acid? What is the condition it is fulfilling among these three? First, second या third? अगर यहां पे मैं चेक करूं कि सिलिकॉन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, इट्स नॉट हाइपोवेलेंट, राइट, बट सिलिकॉन के पास एम्प्टी
d orbital available. Second condition is being fulfilled over here. Now for the fourth, sulfur belongs to third period. It has d orbitals. Third condition fulfill कर रहा है. Why this is Lewis acid? Because beryllium क्या condition fulfill कर रहा है? Beryllium belongs to second period. Second period, it has incomplete octet. और जब जब second period वाले एलिमेंट के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तब तब उसके पास डैश होगा. व्हाट इज डैश? जब जब सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का हो, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, तो गारंटेडली उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है. चाहे कॉन्फ़िगरेशन से देखो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2s2 में यहां पे क्योंकि दो बॉन्ड बनाने थे तो प्रमोशन की रिक्वायरमेंट हुई होगी और हाइब्रिडाइजेशन sp है. हाइब्रिडाइजेशन sp है तो दो एम्प्टी ऑर्बिटल हो गए. तो मैं कहूंगा यस, बेरिलियम हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई इट कैन एक्ट एज लुईस एसिड. अब एक और कंडीशन देखो जो कि बेसिकली सी कंडीशन है. थर्ड कंडीशन जो है सबसे पहले मेरे को एक स्टेटमेंट याद दिलाओ, पीरियोडिक टेबल में पढ़ी थी कभी. नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर डैश. नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर डैश. मेटल ऑक्साइड्स आर डैश. तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक. नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक. राइट? ओके. सबसे पहले चीज चेक करो, क्या यहाँ कार्बन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कार्बन के पास ऑक्टेट कंप्लीट. क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा? कार्बन सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का ऑक्टेट कंप्लीट है, नो एम्प्टी ऑर्बिटल. तो क्या ये पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा. जब भी कभी कोई ऐसा स्पीशीज आपको दिखे जहां सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो पर उस सेंट्रल एटम ने सराउंडिंग एटम के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाया, पर कंडीशन सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए, तो ऐसे केस में ये जो सराउंडिंग एटम्स है, बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे विल शिफ्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन फ्रॉम द कार्बन टुवर्ड्स देम. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे, जिसके कारण कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा. और अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो क्या यहाँ कार्बन खुद को इलेक्ट्रॉन रिच फील करेगा 8 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करेगा? ऑब्वियसली इट विल फील इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड बाय सराउंडिंग एटम. तो ऐसे केस में भी ये कंपाउंड लुईस एसिड कहलाएगा. जब जब सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो वो हमेशा लुईस एसिड की कैटेगरी में एलिजिबल है, भले उसका ऑक्टेट कंप्लीट दिखे. इसी कारण से मैं कहूंगा कार्बन नॉन मेटल है. नॉन मेटल का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एसिडिक. सो अगर कोई मुझे ये कहे कि व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड कैन एक्ट एज एन एसिड, इट कैन एक्ट एज लुईस एसिड बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड बाय सराउंडिंग एटम्स. कंडीशन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड. डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. अगर कोई मुझसे ये पूछे यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है. नाइट्रोजन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए, पर नाइट्रोजन क्या थर्ड कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं? क्या नाइट्रोजन के अराउंड डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस?
तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे क्या जनरेट करने की कोशिश करेंगे? अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की कोशिश करेंगे. दैट्स व्हाई आई विल से यस दे कैन एक्ट एज लुईस एसिड. ये कोई पर्टिकुलर कंडीशन ऐसा सच नहीं है, ये सिर्फ मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से आपको बताई है. इसलिए यहां ये बिल्कुल ही ना मत पूछना कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन क्यों. वो कोई पर्टिकुलर कंडीशन है नहीं, ये मैंने ऑब्जर्वेशन के बेस पे बनाया हुआ पॉइंट आपके सामने रखा है कि जब भी कभी ऐसा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो भी उसको लुईस एसिड की कैटेगरी में रखना. फॉर एग्जांपल कोई मुझे ये कह दे कि आपने इसको लुईस एसिड की कैटेगरी में क्यों नहीं देखा, इसको लुईस एसिड की कैटेगरी में क्यों नहीं देखा, जबकि यहां पॉजिटिव चार्ज था. तो मैंने क्या कंडीशन बोली, इन तीन में से कोई भी एक होना चाहिए. पहली बात तो यहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही नहीं. दूसरी बात, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसलिए यहां कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही. तो एक ये पॉइंट आपको बताना था. बट अगेन अपना ब्यूटीफुल दिमाग हमने हर बार नहीं लगाना. अगर ये लुईस एसिड नहीं है तो क्या ये बोल देना अच्छा ये लुईस एसिड नहीं है मतलब ये लुईस बेस है, ऐसी हरकतें नहीं करनी. इट डजंट नेसेसरली दैट एक कंपाउंड अगर लुईस एसिड नहीं है तो वो लुईस बेस तो होगा, क्योंकि लुईस बेस की कंडीशन चेक करो क्या लिखी कॉपी में, सेंट्रल एटम पे कम से कम एक लोन पेयर हो, सेंट्रल एटम पे कम से कम एक लोन पेयर हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो. तो यहां तो लोन पेयर ही नहीं है. इट इज नाइदर लुईस बेस नॉर लुईस एसिड. So if it is not Lewis acid, not Lewis base, don't predict here amphoteric. एम्फोटेरिक को लुईस के कॉन्सेप्ट में कभी डिफाइन नहीं किया जाता. लुईस का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना बताता है कि या तो लुईस एसिड या लुईस बेस. लुईस का कॉन्सेप्ट डजंट टेल अबाउट न्यूट्रल और एम्फोटेरिक, वहां पे नहीं जाना कभी भी. चेक करो, कैन आई कॉल दिस एज लुईस बेस? Can I call this as a Lewis base? It can act as Lewis base. चेक करो लुईस बेस के लिए कंडीशन में क्या बोला, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो बट उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो. तो यहां पे कार्बन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है. तो ये लुईस एसिड बन गया क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल आ गया, क्योंकि कार्बन पे एम्प्टी ऑर्बिटल आ गया, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. सो दिस इज लुईस एसिड, नॉट अ लुईस बेस. Tell me this statement is true or false. 2p pi, 2p pi, 2p pi, 3d pi, 2p pi, 3p pi. This is extent of overlapping in the pi bond. This is order of extent of overlapping in the pi bond. This is true. क्योंकि जितना क्वांटम नंबर छोटे छोटे होंगे स्मॉल साइज्ड ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी. जैसे जैसे साइज क्वांटम नंबर बड़ा होगा ओवरलैपिंग एक्सटेंट कम होता जाएगा और p pi d pi is better overlapping than p pi p pi. इसलिए जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल के अंदर लेट्स से कोई ऐसा केस आ जाए और मैंने आपसे ये पूछा कि इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है, क्या पॉसिबल है यहां बैक बॉन्डिंग? क्या सल्फर का लोन पेयर क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में जा सकता है?
यस, जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? क्लोरीन का लोन पेयर सल्फर के डी ऑर्बिटल में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग की कंडीशन ये हो रही है पूरी कि भाई एक के पास लोन पेयर हो और सामने वाले के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो। सल्फर भी अपना बैक बॉन्ड क्लोरीन में कर सकता था, क्लोरीन भी अपना लोन पेयर सल्फर के एम्प्टी ऑर्बिटल में डाल सकता है, बट अगर इन्होंने अपनी बैक बॉन्डिंग की तो अगर इसका लोन पेयर क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में गया तो ये जो बैक बॉन्डिंग होगी उसके लिए कौन सा नाम रखूं, पी पाई या पी पाई डी पाई? अगर सल्फर का लोन पेयर क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में गया तो ये पी पाई डी पाई होगी, पर क्वांटम नंबर क्या क्या होंगे? क्वांटम नंबर 3 होंगे, बिकॉज बोथ बिलोंग टू थर्ड पीरियड। इज इट अ गुड क्वालिटी ऑफ पाई बॉन्ड? इज इट अ गुड क्वालिटी ऑफ पाई बॉन्ड? क्योंकि पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ जब कभी छुट्टियों से पहले कभी कंपैरिजन में सिखाई थी तो कहा था ये 2 ही पाई बॉन्ड अच्छे हैं, बाकी सब एवरेज ही बेकार है। इसलिए मैं बोलूंगा दिस बैक बॉन्डिंग हमने कभी काउंट नहीं करनी, ऐसी बैक बॉन्डिंग का नाम हमने काउंट नहीं करना कि ये हो रही है। इन शॉर्ट ये तो बहुत आसान ट्रिक मिल गई कि जब भी कभी क्वांटम नंबर 2 दिख जाएगा तो बैक बॉन्डिंग काउंटेबल है, एक्सेप्ट। यानी कि दो एटम्स अगर कोई दोनों में से एक सेकंड पीरियड का हो तो बैक बॉन्डिंग इफेक्टिवली काउंटेबल है। अगर दोनों ही थर्ड पीरियड के हैं, इट्स नॉट गुड क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सल्फर का लोन पेयर अगर बैक बॉन्डिंग में नहीं जाना चाहता तो फिर वो कहां रहे? सल्फर का लोन पेयर विल लाइक टू स्टे इन विच ऑर्बिटल? शुड इट स्टे इन पी ऑर्बिटल और शुड इट स्टे इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल? ऑब्वियसली हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मैं कह दूंगा सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन एज यूजुअल जो हमने सीखी थी 1 2 3 4 sp3 काउंटेबल होगी स्टेरिक नंबर 4 के तहत, राइट? सो बेसिकली जब भी कभी दोनों थर्ड पीरियड के मेंबर्स दिख रहे हैं तो आपने वहां पे क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग काउंट नहीं करना और कह देना कि ये वीक बैक बॉन्डिंग थी, काउंटेबल नहीं। सो दिस इज 3p पाई, दिस इज 2p पाई 3p पाई। सॉरी, अब बैक बॉन्डिंग में एक और चीज बतानी है आपको मुझे। मान लो फास्फोरस के ऊपर लोन पेयर, सल्फर के ऊपर लोन पेयर, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर। मैंने अब हर एक में देखो सेकंड पीरियड का एलिमेंट रख दिया, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का। तो मुझे सबसे पहले यह बताओ pF3 में किसके लोन पेयर को किसके ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग में भेजोगे? किसका लोन पेयर किसके एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएगा? फ्लोरीन से फास्फोरस, बिकॉज फास्फोरस हैज डी ऑर्बिटल। यहां पर कौन अपना लोन पेयर किसके पास भेजेगा? फ्लोरीन अपने लोन पेयर को सल्फर के डी ऑर्बिटल में, और यहां फ्लोरीन अपने लोन पेयर को क्लोरीन के ऑर्बिटल में भेजे। यही पॉसिबिलिटी है। और आपको किसी ने बोल दिया कंपेयर करो टेंडेंसी ऑफ बैक बॉन्डिंग। पहली बात तो मुझे यह बताओ, जब मैंने बोला लोन पेयर फास्फोरस के डी ऑर्बिटल में जाएगा, लोन पेयर सल्फर के डी ऑर्बिटल में जाएगा, लोन पेयर क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में जाएगा, तो ये सारी बैक बॉन्डिंग पी पाई है या पी पाई डी पाई है? ऑल ऑफ देम आर पी पाई डी पाई। एंड इफ ऑल ऑफ देम आर पी पाई डी पाई, क्वांटम नंबर बताओ क्या होगा? क्वांटम नंबर क्या क्या आएंगे? फ्लोरीन का क्वांटम नंबर 2p पाई और फास्फोरस सल्फर क्लोरीन के लिए 3d पाई।
So now all of them have 2p pi 3d pi and still you are supposed कि कंपैरिजन करो. अब जब आपने कंपैरिजन करना ना, अब आपने ऐसे बताना है जब फ्लोरीन अपने लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में भेजेगा तो यहां डिफरेंस क्या आ रहा था, जिसके पास आप एम्प्टी d ऑर्बिटल में भेज रहे हो ना उस पे लोन पेयर खड़ा है. यहां एक लोन पेयर, यहां दो लोन पेयर, यहां तीन लोन पेयर. तो अब जब फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डी में भेज रहा है ना तो इसके लोन पेयर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन ऑफर करेंगे. तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई कहां बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बेटर होगा, कहां बैक बॉन्डिंग आसानी से हो जाएगी, तो जैसे फ्लोरीन अपना लोन पेयर पीछे भेजेगा, फास्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर की तरफ से फ्लोरीन के लोन पेयर को रिपल्शन मिल रही. सल्फर के दो लोन पेयर होने के कारण वो आने वाले लोन पेयर्स को रिपेल करेगा. इसलिए एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, like phosphorus, sulfur, chlorine, in a period as you move from left to right, extent of back bonding decreases. So you will simply say extent of back bonding decreases from phosphorus to sulfur to chlorine as the lone pair increases on chlorine or sulfur. They offer more repulsion to the electrons of lone pair of fluorine. जितनी ज्यादा रिपल्शन, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे एक्सेप्टर एटम पे, जो लोन पेयर अकोमोडेट करेगा, जिसके पास डी ऑर्बिटल होगा, अगर उसके पास लोन पेयर होगा तो फिर उसकी बैक बॉन्डिंग एबिलिटी कम हो जाएगी, बेकार हो जाएगी. तो अगर यहां पे कोई आपसे ये पूछता बीईएफ बॉन्ड, यहां की बैक बॉन्डिंग कंपेयर करनी होती, बीई नहीं SiF4, कोई आपसे ये पूछे ये वाली बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है या इनमें बैक बॉन्डिंग, यहां पे फ्लोरीन का लोन पेयर सिलिकॉन की डी ऑर्बिटल में जा सकता है ना, फ्लोरीन का लोन पेयर सिलिकॉन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग में जा सकता है, और सिलिकॉन पे कोई लोन पेयर भी नहीं है. तो मैं कह दूंगा SiF4 PF5 PF3 SF2 CLF, this is order of extent of back bonding. इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं जिसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना उस पे लोन पेयर ना हो तो ये बहुत अच्छी बात है. अब एक बच्चे ने पूछा है ये एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग का क्राइटेरिया क्या है, कौन दूसरे के लोन पेयर को अपने ऑर्बिटल में आने की इजाजत विदाउट एनी रेजिस्टेंस देगा, ये एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग का क्राइटेरिया. पहले क्वांटम नंबर, और अगर क्वांटम नंबर सब में सेम तो फिर हम ये लॉजिक लगा देंगे जहां पे जिसके एम्प्टी ऑर्बिटल में आप लोन पेयर भेज रहे हो उस पे लोन पेयर की संख्या कम से कम हो, सबसे बेहतर ना ही हो, लाइक सिलिकॉन, राइट. सो हमने यहां पे लिखा है extent of the back bonding decreases from phosphorus to sulfur to chlorine as the lone pair increases on chlorine or sulfur. They offer more repulsion to the electrons of the lone pair of fluorine. So there are two criteria to compare extent of back bonding, comparing the extent of back bonding, quantum number, and second thing, this lone pair repulsion factor.
सबसे पहले क्वांटम नंबर देखने, और अगर क्वांटम नंबर कंपेयर नहीं हुआ तो फिर लोन पेयर देखना। राइट, इज दैट क्लियर? अभिनव जो पूछ रहे हो ना, वो तुम्हारा हमारा अगला टॉपिक है। ओके, आई थिंक मैंने ये जो पॉइंट अभी बताई, ये अभी हमने कल तो नहीं किए थे शायद, ये रिपीटेड तो नहीं थे, ये जो अभी हमने पॉइंट्स लिखे हैं। हाँ, तो यही रहते थे बताने। अब हम कर सकते हैं ब्रिज बॉन्ड, which is of two types, 3 center 4 electron bond and 3 center 2 electron bond. सपोज अगर मैं आपसे ये पूछूं, आई हैव AlCl3, can I call it a Lewis acid? Can I call it as Lewis acid? Yes. रीजन लिखो फटाफट अपनी कॉपी में, क्यों ये लुईस एसिड है, इसने कौन सी कंडीशन फुलफिल की हुई है। कंडीशन नंबर 1, 2, 3 लुईस एसिड की कौन सी कंडीशन फुलफिल की? कंडीशन नंबर 1 ओनली, या 1 and 2 बोथ? राइट। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, पूछ रहा है एक्सियल या इक्वेटोरियल में से कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये भी देखें। कहां पर एक्सियल या इक्वेटोरियल में? यहाँ कहां एक्सियल इक्वेटोरियल की बात हो रही है ना, पीछे कहीं एक्सियल इक्वेटोरियल की बात होगी, या यहाँ अभी तक तो कहीं भी नहीं आई। वो तो तब होता है जब सेंट्रल एटम sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एक स्टूडेंट है डबल डॉट, सर F4 आगे कैसे, SiF4 आगे कैसे? अब क्लास के बाद पूछ लियो यार मेरे से, SiF4 आगे कैसे कॉल कर लियो, पूछ लेना। ओके, लुईस एसिड की अगर मैं यहां बात करूं, तो अब सच कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि वो हाइपोवेलेंट तो है। अच्छा, अब ये चीज बताओ, यहाँ पे ये लोन पेयर क्या बैक बॉन्डिंग में जा सकता है एल्यूमिनियम के साथ? क्या यहाँ पे ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जा सकता है? क्लोरीन का लोन पेयर एल्यूमिनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर ले, पॉसिबल तो था, बट क्वालिटी अच्छी नहीं, इसलिए काउंटेबल नहीं। क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग अगर होती तो 3p पाई 3p पाई 3p पाई होती। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तुक्के नहीं मारने 3p पाई 3d पाई या 3p पाई 3p पाई। सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp2। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसके पास एक p ऑर्बिटल बचा होगा जो पाई बॉन्ड बनने लायक है। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती तो मैं कहता तीनों में से कोई p पाई बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसके पास तो सिर्फ अभी p ऑर्बिटल है जो प्रेफरेबली पाई बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन के ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर कहीं भी d ऑर्बिटल में नहीं है। लोन पेयर इज इन s ऑर्बिटल एंड इन द p ऑर्बिटल। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना कि दिस chlorine has 3 lone pair, 1 lone pair in the s orbital, 2 in the p orbitals, and this aluminium is sp2 hybridized, so it has p orbital empty which is available for the back bonding. तो मैं कहूंगा फिलहाल तो यहाँ पे 3p pi 3p pi back bonding होती, which is not good quality of back bonding because both of the atoms belong to third period, so this back bonding is of no use. तो in short, no back bonding. अब अगर कोई ये कहते कि AlCl3 मॉलिक्यूल को कि यार तो अपने ऑक्टेट का जुगाड़ कर कि किसी तरीके से तेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो ये अपने जैसे नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ मिलके it will form coordinate bond with the help of lone pair of chlorine
in its empty orbital on aluminium, its lone pair will form coordinate bond. क्लोरीन का लोन पेयर एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा. And I will use the word that chlorine is acting as a bridge between the two aluminium. Chlorine will act as a bridge between the two aluminium. And this complete bond, ये जो bond बनेगा ये पूरा, this is called bridge bond. Bridge bond का मतलब कि यहां पे सेंट्रल एटम क्लोरीन ये दो एल्यूमिनियम के साथ दोनों एल्यूमिनियम के बीच में एज ए ब्रिज की तरह रोल प्ले कर रहे. अगर आप इस कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करो तो आप इसका ये स्ट्रक्चर बनाते. तो मैं यहां पे कहता कि क्लोरीन पे दो लोन पेयर और एल्यूमिनियम पर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मल चार्ज. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. यस, ऑलवेज ट्रू. तभी आप कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करते हो. अब इस ब्रिज बॉन्ड के अंदर, इस ब्रिज बॉन्ड के अंदर यहां पे ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, कोई भी पाई नहीं है. इट्स नॉट पाई बॉन्ड, इट्स अ सिग्मा बॉन्ड. अब अगर कोई हमसे ये पूछे कि इस पूरे बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं कहूंगा 1 2 3 4 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन. So I will simply say that this bond is 3 center 4 electron. यहाँ पे C stands for center. Center का मतलब एटम. 1 2 3. तो बेसिकली मैं कहूंगा ये एक ऐसा बॉन्ड है जो 3 एटम्स के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना. इस बॉन्ड को बनाने के लिए 3 एटम्स के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे, एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम, और उस टोटल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है. अब कोई आपसे ये पूछे कि भाई 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये जो पूरा ब्रिज बॉन्ड कहलाएगा, इससे एल्यूमिनियम को क्या कोई फायदा हुआ? क्या इससे एल्यूमिनियम को कोई फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है यार. एल्यूमिनियम को तो फायदा हो रहा है. क्या क्लोरीन को कोई फायदा हुआ? क्या क्लोरीन को कोई फायदा हुआ? एक तो आप कह रहे हो कि क्लोरीन के 2 बॉन्ड बन गए. मुझे एक फायदा ये दिख रहा है, अगर यहां पे ये ब्रिज बॉन्ड ना होता तो क्लोरीन का 1 बॉन्ड गिना जाता. अब यहां क्लोरीन 2 बॉन्ड बना रहे, और कोई एटम कभी भी ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाने का मौका तो नहीं छोड़ता. पर सबसे अच्छी बात यहां पे क्लोरीन के लिए पता क्या है? आपकी बार क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन भी काउंट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन विल एक्ट एज सेंट्रल एटम फॉर दीज 2 एल्यूमिनियम. क्लोरीन अब हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहा है. जब तक ये मोनोमर था लाइक दिस, तो मुझे बताओ, क्या मैं आपसे पूछता क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप क्या जवाब देते? क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती? नो हाइब्रिडाइजेशन. पर यहां क्लोरीन अब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि अब मैं ये बोलूंगा क्लोरीन एक्ट एज सेंट्रल एटम फॉर दीज 2 एल्यूमिनियम and aluminium is central atom for these 4 chlorine. तो अगर कोई आपसे पूछे what is hybridization of aluminium now? What is hybridization of aluminium? कितने स्टीरिक नंबर एल्यूमिनियम कह रहा हूं? 4. हाइब्रिडाइजेशन sp3. क्लोरीन के पास बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्लोरीन की क्या कहलाएगी? sp3. और यहां एल्यूमिनियम के पास हाइब्रिडाइजेशन sp3. तो अब मैं बोलूंगा this bridge bond is formed by overlapping of sp3 sp3 sp3, all the 3 sp3 hybridized atoms. This bond is formed by overlapping of sp3 aluminium with sp3 chlorine with sp3 aluminium. तो अगर कोई हमसे कोई ये कहे कि भाई एल्यूमिनियम को कोई फायदा हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि एल्यूमिनियम की ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था. दूसरी चीज, क्लोरीन के 2 बॉन्ड बने. यूजुअली क्लोरीन
हमेशा एक बॉन्ड ही बना रहा था यहां पे। दूसरा, क्लोरीन को हाइब्रिडाइजेशन में जाने का मौका मिला, तो क्योंकि क्लोरीन का स्टीरिक नंबर, क्लोरीन का स्टीरिक नंबर क्या बन रहा है यहां पे, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4। अब यहां पर वही स्टोरी रिपीट हो जाएगी जब आपने कभी कुछ ऐसी स्टोरीज मेरे से सीखी थी जब भी कभी ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 करेगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है एल्यूमिनियम की, कैन यू टेल मी क्या ये क्लोरीन और ये क्लोरीन सेम प्लेन में है या डिफरेंट प्लेन में? सेम प्लेन, डिफरेंट प्लेन, सेम प्लेन, कुछ ऐसी बातें उठी थी। क्या ये क्लोरीन और ये क्लोरीन कितने एटम सेम प्लेन में आ गए? मैं बोलूंगा हाउ मेनी एटम्स आर इन द सेम प्लेन? 1 2 3 4 5 6, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट प्लेन। ये तो हर प्लेन में गिना जाएगा क्योंकि जिसके अराउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो तो हर प्लेन में गिना जाता है। तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 एटम्स आर इन द सेम प्लेन, दे आर इन डिफरेंट प्लेन। So same plane, different plane, same plane. So there are 6 atoms coplanar. 6 atoms are coplanar. अगर कोई बोले what is this bond called? This bond is called which bond? What is the name for this bond? What is the name of this bond? It's a bridge bond. Bridge bond or called it as 1 2 3 4। इस बॉन्ड पेयर को बनाने में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? 4। और कितने एटम्स के बीच में बना? 3। दैट्स व्हाई 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सेंटर वर्ड का मतलब कि इस बॉन्ड को बनाने के लिए कितने एटम्स ने हिस्सा लिया, क्योंकि एल्यूमिनियम इन 4 क्लोरीन के लिए सेंट्रल एटम है, क्लोरीन इन 2 एल्यूमिनियम के लिए सेंट्रल एटम है, और एल्यूमिनियम इन चारों क्लोरीन के लिए सेंट्रल एटम है। तो देयर आर 3 सेंटर्ड, लाइक 1 2 3। सो एल्यूमिनियम के अराउंड ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। क्लोरीन के अराउंड ज्योमेट्री क्या होगी? What will be geometry around the chlorine when there are 2 bond pair, 2 lone pair, 2 bond pair, 2 lone pair, V shape, V shape. So hybridization of all atoms is sp3. अब मेरा सवाल आपसे कुछ ऐसा होगा जिसकी मैं उम्मीद करूंगा किसी तरीके से आप कोई लॉजिक लगा के आंसर एक्सप्लेन कर सको। मैं आपको एक डाटा दे रहा हूं। डाटा इज this angle theta 2 and this angle is theta 1. My question is, if I am giving you the data theta 2 is less than theta 1, can you compare this bond length x angstrom with this bond length y angstrom? Which bond length of this bond length or this bond length, which bond length is bigger and which bond length is shorter? And please make it note down that ये जो chlorine है ना, I will call it as terminal chlorine, T, terminal chlorine, और इनके लिए bridging chlorine, B, bridging chlorine, terminal chlorine, terminal chlorine. You have to compare the bond length of this bond versus this bond. ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूं, कोई इतनी डिटेल में नहीं बताता। हर कोई बस डाइमर बता के, सेम प्लेन बता के आगे बढ़ जाता है। जस्ट आई वांट कि हम कोई पुरानी एप्लीकेशन एक बार रिवाइज कर लें।
but as such it's not very important to compare the bond length in this kind of the molecule from exam point of view, but still just अगर कोई हमसे पूछे कि ये एंगल छोटा है ये एंगल बड़ा है तो बताओ यहां पर कहां बॉन्ड लेंथ बड़ी छोटी होगी और क्या लॉजिक के साथ दी जा सकती है। भास्कर करेक्ट, वेरी गुड। विधि ने कुछ लिखा था नहीं पढ़ पाया। थीटा वन इज सॉरी एक मिनट, थीटा टू इज स्मॉलर देन थीटा वन, थीटा वन बड़ा है। और जिसको ये नहीं याद कि ये सेम प्लेन में है या नहीं तो अपने पुराने लेक्चर को दोबारा देखें, आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज इट हियर। अगर हमें बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना हो ना कि ये बॉन्ड लेंथ बड़ी है या ये बॉन्ड लेंथ छोटी है बेस्ड ऑन दिस एंगल्स, so I have pretty much got good idea from 3-4 students, very good यार, बहुत अच्छा लगा सुन के। अब मैं ये कहूंगा क्योंकि एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर sp3 है तो अगर ये सारे एंगल बराबर बराबर होते, यानी कि ये सारे एंगल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बराबर 109 डिग्री के होते तो हर बॉन्ड में s कैरेक्टर बराबर बराबर जाता, 25-25% एस कैरेक्टर डिवाइड हो जाता। लेकिन ये वाला एंगल छोटा है, जहां बॉन्ड एंगल छोटा होगा वहां एस कैरेक्टर, इस बॉन्ड पेयर में एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम, बिकॉज ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन जो हमने कभी इस इक्वेशन से देखी थी। जितना बॉन्ड एंगल घटेगा एस कैरेक्टर घटेगा, तो ये वाला बॉन्ड एंगल अगर छोटा है तो एल्यूमिनियम का एस कैरेक्टर इस बॉन्ड में कंपैरेटिवली कम होगा और इस बॉन्ड में एस कैरेक्टर अब ज्यादा जाएगा। एंड एक स्टूडेंट है नेगोनिक करके समथिंग, उसने कहा ये एंगल कहां से पता लगे, ये डाटा गिवन है, ये डाटा ना होता फिर मैं क्वेश्चन में प्रेडिक्ट कुछ भी नहीं कर पाता। तो अगर कोई हमें कह दे कि ये वाला बॉन्ड एंगल छोटा है तो मैं कहूंगा कि इसमें एस कैरेक्टर कम आया और इधर एस कैरेक्टर एल्यूमिनियम का ज्यादा चला गया, क्योंकि सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन देखी जा रही है तो एस कैरेक्टर इसका डिवाइड होगा 4 बॉन्ड में 25-25-25-25%। तो मैं कहूंगा कि भाई क्लोरीन ये जो साथ वाले बैठे ये 2 बॉन्ड, इनमें एल्यूमिनियम का एस कैरेक्टर कंपैरेटिवली घट गया तो ये बॉन्ड लंबा हो गया और ये बॉन्ड छोटा हो गया। सो दैट्स व्हाई आई कैन सिंपली से दैट कि ये जो ब्रिज बॉन्ड होते हैं, दिस इज ए एक्स एंगस्ट्रॉम ब्रिज बॉन्ड, दिस इज ए वाई एंगस्ट्रॉम, तो टर्मिनल एल सीएल व्हिच इज टर्मिनल is of y angstrom bond length and AlCl which is bridge bond is longer in the length than the terminal। मे भी कभी कोई पूछ ले, वैसे आज तक कभी किसी ने पूछा नहीं, ऐसा सवाल आया नहीं। तो हमने सिंपल ये चीज बोली जहां का एंगल छोटा होगा, जहां का एंगल छोटा होगा वहां बॉन्ड पेयर में एस कैरेक्टर कम आएगा और एस कैरेक्टर कम होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। Now tell me here, there is another example of this bond. Dimerization in ICl3, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन के मैं सिर्फ आपको 3 एग्जांपल बताऊंगा, वो 3 एग्जांपल ही आपके सिलेबस में, इसके अलावा और कहीं 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में नहीं दिमाग लगाना। अगर मैं ICl3 की बात करूं तो सबसे पहले मुझे बताओ ICl3 में आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन,
What is geometry around iodine? Check करो. What is geometry around iodine and what is hybridization of iodine? It's T shape and hybridization is sp3d. तो आयोडीन के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन, 3 शेयर्ड है क्लोरीन के साथ. तो आयोडीन पर स्टीरिक नंबर 1 2 3 4 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि स्टीरिक नंबर इज 5 और जब सेंटर के अराउंड 5 टोटल मिला के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 5 है, तो लोन पेयर विल ट्राई टू स्टे इन द इक्वेटोरियल प्लेन and 3 chlorine around the iodine. क्या यहां का एंगल 90 डिग्री होगा? Will this angle be 90 degree? True, false? False. And the credit goes to किसके कारण? Because of lone pair repulsion and lone pair bond pair repulsion. क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी, दिस एंगल विल बी वेरी हाई. लोन पेयर रिपल्शन इज मोर, देयरफॉर θ1 इज मोर एंड इट विल रिपेल दिस बॉन्ड पेयर्स. तो मैं यहां के बॉन्ड एंगल को अगर θ2 का नाम दे दूं तो θ2 इज लेस देन 90. नथिंग न्यू, ऑलरेडी पढ़ा हुआ. पर अगर मैं इसका डाइमर देखूं, इफ आई सी इट्स डाइमर, अच्छा अगर कोई स्टूडेंट मुझे ये कहे क्या मैं यहां बैक बॉन्डिंग करवा सकता हूं आयोडीन का लोन पेयर क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में? क्यों ना करवाऊं? क्या रीजन दोगे? आप बोलोगे ये 3rd पीरियड का है, वो तो बेचारा 4th 5th पीरियड का है, ये तो और भी बुरी वाली होगी क्वालिटी. साइज ऑफ ऑर्बिटल बहुत बड़े बड़े हो गए और साइज ऑफ ऑर्बिटल बड़े होने से क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग को बहुत खराब हो जाएगी. सो ऑब्वियसली यहां बैक बॉन्डिंग की बात नहीं होगी. अगर कोई कहे 2 ICl3 मॉलिक्यूल बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसा AlCl3 में हुआ. This chlorine is donating its lone pair in the d orbital of iodine and this chlorine is donating its lone pair in the empty orbital of iodine as a coordinate bond. अब मैं से सिग्मा बोलूं या पाई बोलूं, इट इज अ सिंगल बॉन्ड, इट इज सिग्मा और पाई. दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड. और अगर कोई मुझे ये कह दे कि ये लोन पेयर के साथ यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो पहले तो इसको कोवेलेंट में कन्वर्ट करो जल्दी से और मुझे बताओ यहाँ फॉर्मल चार्ज क्या क्या आएगा और व्हाट विल बी ज्योमेट्री अराउंड आयोडीन. What will be geometry around iodine? What will be hybridization of iodine? What will be hybridization of chlorine? If we convert this coordinate bond into covalent bond, what will be geometry and hybridization for iodine? मैं बोलूंगा each iodine is sp3d2 hybridized and each chlorine is 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma. Obviously there is a formal charge. क्लोरीन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन.
यार मुझे एक चीज बताओ, आयोडीन के अराउंड ज्योमेट्री कौन सी हो गई है? ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है आयोडीन के अराउंड दोनों जगह। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इस डाइमराइजेशन से क्लोरीन को कोई फायदा हुआ? क्लोरीन को कोई फायदा हुआ? क्या क्लोरीन को वही फायदा हुआ जो AlCl3 में क्लोरीन को फायदा हुआ था? एक तो उसके 2 बॉन्ड बन गए, ऊपर से क्लोरीन भी हाइब्रिडाइजेशन में गया। आयोडीन को कोई फायदा दिख रहा है आपको? क्या आयोडीन पर किसी तरह का कोई फायदा दिख रहा है? सबसे पहले तो क्या आयोडीन ICl3 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था? क्या आयोडीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था? नहीं था। पर यस, आयोडीन के बॉन्ड 4 बन गए। यार ये कई बार अजीब नहीं लगता? डाइमर बना देते हैं और बोल देते हैं कि भाई 4 बॉन्ड बन गए, बॉन्ड बढ़ गए। कितना अजीब लगता है कई बार। पर एक बहुत अच्छा फायदा आयोडीन को मिला है। इफ यू कैन थिंक, आई एम गिविंग 10 सेकेंड्स, सोचो आयोडीन को एक बहुत अच्छा फायदा मिला। सिर्फ ये नहीं कि उसके 4 बॉन्ड बन गए, क्लोरीन के 2 बॉन्ड बन गए। मान लिया क्लोरीन को फायदा है, क्योंकि क्लोरीन पे अपने पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का मौका मिला। पर और कुछ भी फायदा आयोडीन को मिला। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट किया, वेरी वेरी गुड, शाबाश, गुड यार। गुड, कुछ का आंसर बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ 2 लोन पेयर कितने डिग्री पे थे? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 लोन पेयर के बीच में एंगल 120 तो नहीं था, 120 से थोड़ा ज्यादा था। और यहां दोनों लोन पेयर में क्या एंगल है? 180। तो लोन पेयर रिपल्शन घटे हैं यार। और याद करो, मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए एक और चीज बोली थी, इट्स ए रेगुलर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री रेगुलर हुई है, इररेगुलर से रेगुलर ज्योमेट्री में आया। और दूसरा, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन मिनिमाइज हुई। तो एक कंक्लूजन यहां से पक्का निकल आ जाना चाहिए, जब कभी भी इनऑर्गेनिक में आपका दिमाग वहां नहीं चलता ना, या नॉर्मल बॉन्ड भी पढ़ लिया हमने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी देख लिया, जहां पे एक ही बंदा कंट्रीब्यूट करता था, फायदा 2 को होता था। जहां बैक बॉन्डिंग भी देख ली, तो बेसिकली तो अब तक हैबिचुअल हो जाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी ना बिना किसी रीजन के नहीं होता। ऐसा कोई भी एक्टिविटी अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी एनर्जी को कम कर दे, किसी तरह के रिपल्शन को घटा दे, किसी तरह के बॉन्ड ऑर्डर को इंप्रूव कर दे, किसी तरह की हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व कर दे, वो सारे रीजन उस बॉन्ड के बनने के कारण होते हैं। इसलिए कुछ भी ऐरा गैरा नहीं होता, हर चीज रेक्टिफिकेशन नहीं है इनऑर्गेनिक में। इसलिए अगर कोई हमसे ये पूछता कि ऐसा डाइमराइजेशन हुआ, तो कुछ ना कुछ तो फायदा डेफिनेटली होता है। और दूसरी चीज, अगर मैंने अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा, आई एम एक्सपेक्टिंग फर्स्ट करेक्ट आंसर, लेट्स होप। हाउ मेनी एटम्स दिस टाइम कैन बी इन द सेम प्लेन? हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कैन बी इन द सेम प्लेन? हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कैन बी इन द सेम प्लेन? कुछ का आंसर गलत है मैक्सिमम का, रेयरली 1 या 2 का अच्छा आंसर आया। STP विवेक आदित्य करेक्ट, फ्रॉम डबल डॉट करेक्ट, ईशान करेक्ट, विश्वजीत करेक्ट, भास्कर बिल्कुल ठीक। सो यस, एक और स्टूडेंट था उसका भी ठीक है, नाम नहीं पढ़ पाया, फ्रॉम कैम बिल्कुल ठीक। आंसर इज ऑल आर इन द सेम प्लेन, एंड द रीजन इज बिकॉज ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर, और प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एटम सेम प्लेन में है। इट्स लाइक अ टेबल। पहली बात
जो फंडे में मरवा रहा था सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन सेम प्लेन, वो यहाँ पे क्यों फेल हुआ? क्योंकि आयोडीन के अराउंड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं है। अगर आयोडीन के अराउंड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती ना तब करते सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन सेम प्लेन। क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में दो बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में, एक वेज पे एक डैश पे जाता, एक आपकी तरफ आता एक बोर्ड के पीछे आता, पर वो तब होता जब आयोडीन पे ये लोन पेयर ना होते। अब ये आयोडीन Sp3G2 हाइब्रिडाइजेशन में यार कोई प्लेनर ज्योमेट्री है, नाम से बोल रहा है प्लेनर, दिस इज प्लेनर दिस इज प्लेनर, so whole geometry is in the same plane, so all atoms are in the same plane, so in this geometry all the 8 atoms they will coplanar, they will be coplanar. Now my question will be same. If this angle is theta 1 and this angle is theta 2, theta 1 is less than theta 2, what will be the order of this bond length versus this bond length? कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, टर्मिनल क्लोरीन या ब्रिजिंग क्लोरीन? दिस इज, यहाँ पे मैं लगा रहा हूं नेम बी, दिस इज टी, ब्रिज बॉन्ड वर्सेस टर्मिनल बॉन्ड. ब्रिज बॉन्ड इज लॉन्गर देन टर्मिनल बॉन्ड. किस चीज के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो? बॉन्ड एंगल के आधार पे. बॉन्ड एंगल इज लेस, so S character of iodine means this bond is less. So there will be how many lone pair? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लोन पेयर. किसी ने पूछा लोन पेयर काउंट कर दो, 20 लोन पेयर. अब मुझे क्वेश्चन बताना. क्वेश्चन इज, एंड अगेन अगर ना प्रिडिक्ट पाओ तो रोना नहीं है, अच्छा एक्सेप्शन होगा. कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर पाओ तो एक्सेप्शन. ध्यान से सुनना क्वेश्चन. ब्रिज बॉन्ड इज लॉन्गर देन टर्मिनल बॉन्ड, ट्रू और फॉल्स? ब्रिज बॉन्ड इज लॉन्गर देन टर्मिनल बॉन्ड, ट्रू. ट्रू, नो एक्सेप्शन, यस इट्स ट्रू. नाउ माय क्वेश्चन इज, इस ब्रिज बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी या इस ब्रिज बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी? विच बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक और विच बॉन्ड रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक? टर्मिनल बॉन्ड और ब्रिज बॉन्ड? बिकॉज ब्रिज बॉन्ड इज लॉन्गर बॉन्ड एंड टर्मिनल बॉन्ड इज शॉर्टर बॉन्ड. तो अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं तो मैं तो यही बोलूंगा, जो बॉन्ड लंबा होगा उसको तोड़ना मुश्किल, उसको तोड़ना आसान होगा. तो टर्मिनल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है क्योंकि टर्मिनल बॉन्ड की लेंथ छोटी है. क्योंकि लार्जर द बॉन्ड लेंथ वीकर विल बी द बॉन्ड. तो टर्मिनल बॉन्ड की लंबाई क्योंकि ज्यादा है, सॉरी टर्मिनल बॉन्ड की लंबाई, टर्मिनल बॉन्ड is shorter than bridge bond bond energy required to break bridge bond is dash then the bond energy required to break dash terminal bond. तो बस मुझे इतना बताओ, मोर और लेस. Bond energy required to break bridge bond is dash than bond energy required to break terminal bond. Answer is more. क्या एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल है. ब्रिज बॉन्ड लंबा है और टर्मिनल बॉन्ड छोटा है.
और मैं एक और बात बता दूं, इसमें कहीं केमिस्ट्री नहीं है, कॉमन सेंस है यहाँ पे, बस मैंने इस लैंग्वेज को जानबूझ के यूज किया। और तरुण ने बिल्कुल सही पकड़ ली मेरी मतलब चालाकी, बच्चों को कंफ्यूज किया मैंने और उसने पकड़ ली है। गुड तरुण। ये बॉन्ड लंबा है, ये बॉन्ड छोटा है, और लंबा बॉन्ड वीक होता है, पर ब्रिज बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लग रही है। सोचो 10 सेकेंड। एक और ने बहुत अच्छा आंसर दे दिया था, उसने सही लिखा था, उसका नाम नहीं पढ़ पाया। एंड मैं आपको पहले हिंट दे चुका हूं, देयर इज नो केमिस्ट्री, इट्स अ कॉमन सेंस। रूट्स ने बिल्कुल ठीक बोला। आंसर इज ब्रिज बॉन्ड अकेला ये नहीं है, ये भी है, ये दो बॉन्ड है। जब मैंने बोला एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ब्रिज बॉन्ड, देन दिस कंप्लीट वन ब्रिज। एक ब्रिज में दो बॉन्ड है और टर्मिनल बॉन्ड में एक है। तो तरुण ने ये चीज पकड़ ली थी, रूट्स ने ये चीज पकड़ ली थी, विधि ने ये चीज पकड़ ली थी कि सिर्फ ब्रिज बॉन्ड आप अकेला इसको क्यों बोल रहे हो, वो भी तो है। तो जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि ब्रिज बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लग रही है, दिस इज कंप्लीट वन बॉन्ड, और ये अकेला एक टर्मिनल बॉन्ड है। इसलिए कोई आपको क्वेश्चन पूछते वक्त ऐसे फंसाता है, ये बॉन्ड तो लंबा है, इसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी क्यों लगी। आप बोलोगे भाई साहब ये क्यों ढूंढ रहे हो, ये भी तो पूरा ब्रिज है। और दूसरी चीज बच्चों, जब भी हम बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं ना, जब भी हम बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं, ध्यान से सुनना ये लाइन में क्या बोल रहा हूं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। पर जब हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो जिन ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया ना, उनको अलग करना है। आप ये कहोगे कि यहाँ इस बॉन्ड को बनाने में तीन तीन एटम्स के ऑर्बिटलों ने हिस्सा लिया था, इस बॉन्ड को बनाने के लिए दो एटम्स के ऑर्बिटल ने हिस्सा लिया, यहाँ दो ऑर्बिटल को अलग करना था, यहाँ तीन ऑर्बिटल्स को अलग करना था। तो बेसिकली कोई अगर कह दे ना कि व्हाई ब्रिज बॉन्ड रिक्वायर्स मोर एनर्जी, तो थर्मोकेमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे कमिंग वीक में, तो आपको जब थर्मोकेमिस्ट्री आएगी तब ये चीज सिखाई जाएगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बॉन्ड्स, या यूं कह लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट मोर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इस ब्रिज बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए थ्री सेंटर्ड बोला था ना, तीन ऑर्बिटल्स को अलग अलग करना है, इसका हाइब्रिड, इसका हाइब्रिड, इसका हाइब्रिड। तो बेसिकली इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक द ब्रिज रादर देन टर्मिनल बॉन्ड। So bridge bond requires more energy in spite of its length is more, because more number of orbitals are involved in the formation of that bond. तो ज्यादा ऑर्बिटल्स को अलग करने के लिए मोर एनर्जी चाहिए। वन लास्ट, फिर हमारा ये भी टॉपिक खत्म। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन which is called banana bond. Suppose I am talking, there are electron deficient, there is electron deficient molecule, means central atom is hypovalent, there is no scope of back bonding, there is no scope of three centered four electron bond. Then in such cases, three centered two electron bond is formed. वैसे अब आपको अंदाजा तो लग गया होगा, जब मैंने बोला था थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन,
तो उसका मतलब था 3 एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? कैन एनीवन गेस? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 3 एटम्स के बीच में हुई है। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 3 बंदों के बीच में हो रही है। अब ये देखो यहां पे क्या है। आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ BH3. दिस इज कॉल्ड बोरेन। सबसे पहले ये चेक करो क्या बोरॉन इन यहां पर क्या ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है? अगर मैं 2 BH3 आमने सामने भी रख दूं, सबसे पहले ये चेक करो क्या बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? पहले तो ये बात करो एम्प्टी ऑर्बिटल है या नहीं बोरॉन के पास? बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकती है विद इन द मॉलिक्यूल? बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बैक बॉन्डिंग होने के लिए कम से कम किसी के पास लोन पेयर तो होता। यहाँ तो लोन पेयर ही नहीं है किसी के पास। बैक बॉन्डिंग के लिए लोन पेयर होना चाहिए। अच्छा, लोन पेयर जब नहीं है किसी के पास, तो क्या ऐसा बॉन्ड बन सकता है? ये टाइप के ये जो बॉन्ड बनाए थे 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन, इनके लिए तो क्लोरीन के पास लोन पेयर था ना, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अब हम सबसे अजीब बॉन्ड पढ़ेंगे, सबसे अजीब। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, अब यहाँ पर क्या होने वाला है? बोरॉन के पास यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये शेयर होंगे इस तीसरे बोरॉन के साथ। ये 2 बॉन्ड शेयर होंगे इस बोरॉन के साथ। दिस इज लिटरली, जब 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डिस्कवर हुआ था, इट वाज लाइक अ रेवोल्यूशनरी इन द केमिकल बॉन्डिंग, पर्टिकुलरली इन द इनऑर्गेनिक। और जिस टाइम पर ये बॉन्ड डिस्कवर हुए थे तो बहुत रेयरली एक आध एग्जांपल थे, पर आज के टाइम में हमारे पास ऐसे पता नहीं हजारों करोड़ों कंपाउंड है जिनमें ऐसा बॉन्ड बन रहा है 2 एटम्स के बीच में। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली इलेक्ट्रॉन, खाली इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसकी जगह कौन पूरी कर रहा है? ये दो इलेक्ट्रॉन कार के आगे जो वाइपर्स होते हैं, ये ऐसे घूमते हैं, दे कीप ऑन स्विंगिंग। These 2 electrons are not located at one place. They are keep on swagging. ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इस BH बॉन्ड के नहीं है, ये keep on swagging. अगर कोई पूछता ना ये क्या बात हुई, तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़े ना होती केमिस्ट्री, या मेरे अकॉर्डिंग थोड़े ना होती केमिस्ट्री, ये तो तुम्हारी गलती है या मेरी गलती है कि अगर हम रिजिड हो जाए कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे ही होता है, क्योंकि हम सबको आदत पड़ चुकी है ऐसे वाले बॉन्ड को समझने की। इसने भी हिस्सा लिया, इसने भी हिस्सा लिया, शेयर कर दिया। ऐसे टाइप के बॉन्ड में जब हम रिजिड हैं तो कुछ भी अजीब हमारे सामने होगा, हम कहेंगे ये अजीब है। पर मैंने आपको बोला ना, कुछ भी अगर अजीब हो रहा है उसके पीछे कोई तो बेनिफिट हो रहा होगा, तभी वो हुआ, हवा में नहीं हुआ। आप समझ नहीं पाए, मैं समझ नहीं पाया वो अजीब क्यों हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है ये तो बेकार है जी। तो बेसिकली इट इज ट्रू, जब कोई बच्चा फर्स्ट टाइम 11th में ऐसे अजीब अजीब बॉन्ड पढ़ता है, उस बेचारे का कॉन्फिडेंस करो हाई, और कितना कुछ होता है इनऑर्गेनिक में। अभी तो क्या सीखा तुमने? सब कुछ समझने वाला है, ना समझने वाला तो पता नहीं बहुत कुछ है। तो बेसिकली 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यहां पर क्या हो रहा है वो समझे थे कि क्यों बना ये बॉन्ड। सबसे पहले तो ये चीज बताओ, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे स्विंग करें तो उन 2 इलेक्ट्रॉन को कितने एटम्स के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन करने का मौका मिलेगा? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे स्विंग करें, अगर नॉर्मल बॉन्ड हो, नॉर्मल बॉन्ड, यहां के 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को कितने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिलेगी? 2। तो अगर यहां के 2 इलेक्ट्रॉन स्विंग करें, उनको कितने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिलेगी? 3।
तो इलेक्ट्रॉन को फायदा मिल रहा है या नुकसान मिल रहा है जब उसे ज्यादा न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने में मिले? इलेक्ट्रॉन चाहता है न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट करे या नहीं चाहता? ऑब्वियसली बेनिफिट है। एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन, ड्यू टू दिस मूवमेंट, एनर्जी रिलीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। क्योंकि पर यूनिट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस है, बोरॉन का भी न्यूक्लियस है, बोरॉन का भी न्यूक्लियस है, वही दो इलेक्ट्रॉन तीनों न्यूक्लियस को एंजॉय करेंगे। तो बेसिकली जिस ऑर्बिटल में ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऑर्बिटल बेसिकली शेयर्ड है इन तीनों में। इसलिए ये वर्ड यूज किया जाता है, दो इलेक्ट्रॉन दे आर शेयर्ड इन द 3 एटम, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये जो इलेक्ट्रॉन की स्विंगिंग होती है ना, ये स्विंगिंग बेसिकली रेजोनेंस है। और आपको कुछ दिन पहले मैं कोई एग्जांपल दे रहा था, वो एग्जांपल आप बताना मैंने कौन से मॉलिक्यूल में दिया था, जब मैं बोलता ये ऐसे ऐसे घूमते हैं लाइक दिस, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, पैरेलल ऑर्बिटल हो गए, इलेक्ट्रॉन 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 दे स्टार्ट स्विंगिंग बेंजीन में। तो बेसिकली जब जब इलेक्ट्रॉन को डांस करने का मौका मिलता है ना, एक ऑर्बिटल से उठ के दूसरे, दूसरे पे तीसरे, तीसरे पे चौथे, तो वो रेजोनेंस कहलाता था, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो वो उस टाइम पे बेंजीन में पड़ी थी। केमिस्ट्री में जब तक ये चीज पता नहीं चली थी कि सिग्मा बॉन्ड भी रेजोनेंस एंजॉय कर सकता है, हर बार रेजोनेंस का टॉपिक सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल होता था। हम क्योंकि हमेशा दो पैरेलल पी ऑर्बिटल होते थे, कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल तो पैरेलल सुने ही नहीं थे। तो ये देखा जाता था हमेशा कि जब रेजोनेंस की बातें होती हैं, डीलोकेलाइजेशन की बातें होती हैं, तो हमेशा पैरेलल सेट ऑफ पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते घूमते एक सारे सारे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन का मजा लेते हैं। तो ये कभी नहीं सोचा था सिग्मा बॉन्ड भी कभी ऐसा करेगा। दिस इज कॉल्ड सिग्मा डीलोकेलाइजेशन और सिग्मा रेजोनेंस। इसलिए ये केवीपीवाई या ओलंपिया टाइप के क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि क्या रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले सकते हैं? नहीं, ये एग्जांपल ऐसा है जिसमें सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में हिस्सा लेता है। सो हियर आई विल से दिस 2 इलेक्ट्रॉन, मैं यहां पे फिर से नाम रख रहा हूं ब्रिज बॉन्ड। दिस BH bridging has 2 electron shared in the 3 atoms. So this BHB, this bond, so this BHB bond is called 3-centered 2 electron bond. This is also called sigma delocalization. लेकिन आपको इसकी फील तब आएगी जब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे। कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन? sp3, boron sp3. Now look carefully, its orbital diagram is very important for your school exam, 100% sure for JEE Mains. Its orbital diagram. बोरॉन की कंफिग्रेशन 1s2 2s2 2p1, यहां बोरॉन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो डेफिनेटली प्रमोशन करना पड़ेगा। और क्योंकि बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कोई ऐसी एग्जांपल बताओ जहां एम्प्टी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले। एम्प्टी ऑर्बिटल कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन।
मैंने एक बार आपके नोट्स में ये लाइन लिखाई थी, हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्बिटल, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी है हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए ये मैटर नहीं करता कि उस ऑर्बिटल में कोई कंडीशन नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 0 इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो या खाली हो, हाइब्रिडाइजेशन में वो जा सकता है। इसलिए आप बताओ, यहां पे जब चारों ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन की, चार्ज स्टेरिक नंबर के कारण sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म? 4। और चारों का नाम 1, 2, 3 एंड 4, चारों का नाम क्या रखूं? चारों का नाम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अगर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चारों का नाम, ज्योमेट्री बताओ, बोरॉन के अराउंड क्या ज्योमेट्री होगी? व्हाट इज ज्योमेट्री अराउंड ईच बोरॉन जब उसके अराउंड 4 बॉन्ड पेयर है? टेट्राहेड्रल। तो मैं भले ही पहले इलेक्ट्रॉन भी भर लो, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन भर ले, 1 2 3, दिस इज एम्प्टी। तो मैं टेट्राहेड्रल भले थोड़ा टेढ़ा बनाऊं, बट वो बेसिकली टेट्राहेड्रल ही है। 1 2 3 4, मैंने इंटेंशनली स्क्वायर प्लेनर की तरह बनाया, पर मान लेना कि ये टेट्राहेड्रल ही है। sp3 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 ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज फॉर बोरॉन। सेकंड बोरॉन के पास भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि सेकंड बोरॉन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 1 2 3 4, सेकंड बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, उसके पास भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सेकंड बोरॉन के पास भी इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। Now these hybrid orbital, terminal वाले, they are overlapping with 1s orbital of hydrogen who has 1 electron. This is overlapping with 1s orbital of hydrogen having 1 electron, forming normal। अब देखो मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज करने लगा हूं, 2 center 2 electron bond। Now you should know why I am saying 2 center 2 electron bond. Every normal covalent bond is a 2 center 2 electron, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग से बना और 2 एटम्स के बीच का बॉन्ड है। सो दिस इज नॉर्मल टर्मिनल बॉन्ड। बट जब ये तीसरा हाइड्रोजन आएगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल, एक एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलके, 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलके ये ओवरलैपिंग करनी है। दिस इज योर ब्रिज बॉन्ड। So this bridge bond is formed by overlapping of bridge bond of BHB, which is bridging hydrogen, is formed by overlapping of sp3 empty orbital of boron with 1s of hydrogen plus sp3 of half filled of boron. And this kind of interesting bond was very anciently discovered, and that surprised the world of inorganic chemistry कि भाई 3 ऑर्बिटल में, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही बॉन्ड, और अगर मैं इसकी बाउंड्री ज्वाइन कर दूं ऐसे, इस बाउंड्री के कारण ये जो शेप है, इसका नाम रखा गया था बनाना बॉन्ड। That's why we call it as banana bond, क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल की ये जो ब्रिजिंग वाली शेप है, that looks like banana. So what happens here in diborane? अब अगर कोई ये कह दे बोरॉन sp3 है,
तो क्या अब मैं इसे टेट्राहेड्रल बोलते हुए अब स्टोरी लगा सकता हूँ, सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन सेम प्लेन? ऑफ कोर्स नाउ आई कैन यूज इट। तो मैं बोलूंगा हाउ मेनी एटम्स आर इन द सेम प्लेन? ऑब्वियसली व्हाट आई विल से दैट दिस इज नाउ 6 1 2 3 4 5 6. Again my question is, if this angle theta 1, this is theta 2, theta 1 is less than theta 2, what is this bond length? Y angstrom. This bond length X angstrom. Who is bigger bond length? Obviously Y is bigger than X. और आप अगर कोई पूछे कि क्या इस बॉन्ड को तोड़ना, ब्रिज बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए या टर्मिनल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्या जवाब दोगे? विच बॉन्ड रिक्वायर मोर एनर्जी? ब्रिज बॉन्ड रिक्वायर्स मोर एनर्जी. दिस टाइम रीजन इज लिटिल डिफरेंट. रीजन वही है क्योंकि पूरा ब्रिज बॉन्ड है, पूरा ब्रिज बॉन्ड है, उसमें तीनों ऑर्बिटल को तोड़ना है, 3 ऑर्बिटल को अलग करना है, एक इसे एक इसे एक इसे. पर मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे. जब पहले वाले ब्रिज तोड़े थे ना, चेक करो जल्दी से, ICl3 वाला ब्रिज में क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp3. उसके पास कितने परसेंट एस कैरेक्टर था? 25%. अब यहाँ ब्रिज में इन्वॉल्व कौन हुआ? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पास कितने परसेंट एस कैरेक्टर है यहाँ पे? 100% एस. और जहां एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, जब एस कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑर्बिटल सबसे छोटा भाई, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल सबसे छोटा होता है, और स्मॉल ऑर्बिटल जब बॉन्ड बनाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. इसलिए ये वाला ब्रिज पहले वाले ब्रिज से अलग है. So this bridge bond requires separation of 2 sp3 and 1 s orbital. So this requires more energy to break this bridge. Now my one last question, जिसपे मेरी तुम्हें बाय बाय होगी आज की क्लास के लिए. ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन क्या था वैसे मैं भूल गया हूं. हाँ क्वेश्चन याद आ गया. सेम क्या यहां पॉसिबल है ब्रिज बॉन्ड? चेक करो, क्या बेरिलियम हाइड्राइड में क्या 3 कंडीशन जो मैंने लिखवाई थी ब्रिज बॉन्ड वाली, 3 कंडीशन फुलफिल हो रही? क्या बेरिलियम पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? हाँ है. बेरिलियम पे एम्प्टी ऑर्बिटल है पर बैक बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल. 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं पॉसिबल. बेरिलियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 4. तो अब देखो क्या कर रही है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ब्रिज, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ब्रिज, सेम ब्रिज बॉन्ड. इसी तरह इसके साथ कोई और, इसके साथ कोई और, इसके साथ कोई और. What will be hybridization of now beryllium? What will be hybridization? sp3. तो अब ये क्या बन जाएगा? BeH2 जुड़ता जा रहा है. It's like a polymer chain. So BeH2 is polymer and is in solid form. इसलिए ये याद रखना, आपको कभी टेस्ट में क्वेश्चन आ गया ना, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन BeH2, तो आप क्या जवाब दोगे? ध्यान से क्वेश्चन करो सॉल्व. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम BeH2? क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, क्वेश्चन गलत है. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ गैस, तब आपने बोलना है इट विल नॉट पॉलीमराइज, क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, पास नहीं आ सकते, और पॉलीमर बनाने के लिए उनको पास आना पड़ेगा.
Gas phase में molecules are away from each other. They will not come close to form any kind of the bond. So one beryllium hydride will remain isolated from other beryllium hydride, and you will say that this will exist like linear geometry, 180 bond angle, sp hybridization. क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा BeH2 सॉलिड, तो समझ लेना वो पॉलीमर है. BeH2 सॉलिड बोला जाएगा तो sp3 बोलना है. अगर BeH2 गैस बोला है तो sp बोलना है. लिक्विड पे कभी नहीं पूछा गया तो मैं नहीं बता सकता उसमें क्या बोलना है. पर गैस फेज में वो मोनोमर, सॉलिड फॉर्म में ये पॉलीमर. सो ये चीज लिख लेते हैं, भूल जाओगे. BeH2 solid, its polymer, it will form bridge like this. So each beryllium is sp3 hybridized. BeH2 gas, it will not polymerize. दो स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन sp. और इसी तरह से सेम क्वेश्चन बेरिलियम क्लोराइड गैस अगर आ गया तो दो सिग्मा बॉन्ड, sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर ज्योमेट्री. बट अगर BeCl2 सॉलिड लिखा आ गया look at here now. चेक करो क्या होगा. They will form bridge like this. They will form bridge like this. So now tell me, this is which bond? क्या नाम दोगे? 3 centered 4 electron bond. And this beryllium is now solid beryllium chloride, which is polymer, and here beryllium is sp3 hybridized. So BeCl2 solid, BeH2 solid, they are very important for JEE advanced point of view. Because this chlorine दो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स के बीच में शेयरिंग, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड. अब जो क्वेश्चन पे मैं क्लास छोड़ रहा हूं उसका आंसर मैं नहीं दूंगा. यू हैव टू टेल मी, यहां बैक बॉन्डिंग हो सकती थी क्या? यहां बैक बॉन्डिंग हो सकती थी? अगर हो सकती थी तो फिर क्यों नहीं करवाई? I will not answer everything. Now you have to think and tell me. So thank you so much. Going to end up the meeting. Stay blessed and have a nice day. And this topic is complete.